कैसे हैं आप? मैं हूं आप सभी के साथ दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस पर पासबुक द सेविंग शो। देखिए अभी हम सभी लोग जो है त्योहारों से निपटे हैं, त्योहारों के कामकाज से अभी थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिला है। हालांकि शादियों का माहौल बना हुआ है, लेकिन आपको बता दें त्योहारों में ग्राहकों को जीएसटी में राहत मिली ही थी कि अब दिसंबर में एक और बड़ी राहत की उम्मीद हो रही है। जी हाँ, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक संकेत दिए हैं कि बेहतर आर्थिक माहौल और कंट्रोल में चल रही महंगाई को देखते हुए एमपीसी दिसंबर बैठक में रेपो रेट में कटौती और की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन से लेकर क्रेडिट कार्ड की ईएमआई तक सब कुछ सस्ता हो सकता है आपके लिए। और आज के एपिसोड में हम इसी सेविंग अपॉर्चुनिटी को लेकर बातचीत करेंगे, इसे और गहराई से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं आज की शो में क्या क्या चर्चा होने वाली है, ऑन द शो क्या क्या आपके लिए खास है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दिसंबर में रेपो रेट कट की कितनी उम्मीद जो है की जा सकती है। अगले महीने कितना रेपो रेट कट आरबीआई की ओर से हो सकता है। रेट कट हुआ तो कितनी घटेगी ईएमआई आपकी, कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई कितनी घट सकती है आपके लिए, कितनी बड़ी खुशखबरी है। होम लोन ग्राहक कैसे घटाएं कर्ज की ईएमआई, होम लोन जिनका चल रहा है वो किस तरीके से घटाएं अपने कर्ज की ईएमआई। बैलेंस ट्रांसफर की क्या रणनीति होनी चाहिए फिलहाल आपके लिए, सब कुछ समझेंगे आज के शो में। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं नोएडा के रवि कुमार की कहानी, जिन्हें अब है आरबीआई की घोषणा का बेसब्री से इंतजार। नोएडा के रवि कुमार ने साल 2022 में 35 लाख रुपए का होम लोन लिया था। पिछले 2 साल में ब्याज दरें 8.5% से बढ़कर 10% पहुंच गई हैं। ब्याज दरें ऊंची होने से उनकी ईएमआई 4,000 रुपए तक बढ़ गई है। अब अगर दिसंबर में एमपीसी रेपो रेट में 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स कटौती करती है तो उनकी ईएमआई 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक कम हो सकती है या टेन्योर घट सकता है। अब रवि जैसे लाखों होम लोन ग्राहकों की पूरी उम्मीदें रिजर्व बैंक की घोषणा पर है। अब देखना है कि उन्हें साल के आखिर में खुशखबरी मिलती है कि नहीं। चलिए, तो रवि की तरह अगर आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं आरबीआई के इस फैसले का, अगर आपको भी अपने होम लोन की, कार लोन की, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई कम होने का इंतजार है, तो फिर क्या कुछ अभी आपको समझना जरूरी है इससे जुड़ा हुआ, इस पर आज बातचीत करेंगे। और आज के शो में हमारे खास मेहमान का स्वागत कर लेते हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट मंदार जलकीकर सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पासबुक द सेविंग शो में। जी शुक्रिया शुक्रिया। सर सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, दिसंबर एमपीसी में संभावित रेपो रेट कटौती से सर आम ग्राहकों को क्या इमीडिएट और लॉन्ग टर्म फायदा मिलने की उम्मीद है, क्या कुछ मिल सकता है? जी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि जो लोन की हम लोग बात करें, खास करके होम लोन जो जिसका लोन अमाउंट जनरली मैक्सिमम होता है, तो आजकल ऑलमोस्ट हर एक बैंक आपको वेरिएबल या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। तो जैसे ही आरबीआई रेपो रेट कम करेगा, आपका जो होम लोन रहेगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लिंक टू आरबीआई रेपो रेट, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इमीडिएटली टू दैट एक्सटेंड नीचे आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको डेफिनेटली उसका एडवांटेज मिल ही जाएगा। अगर हम लोग मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो बिकॉज आपका शॉर्ट टर्म में भी ईएमआई कम आएगा, उसमें देर आर वेज एंड मीन्स थ्रू विच आप आपको लॉन्ग टर्म में भी उसका बेनिफिट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मिसाल के तौर पे बताऊं, तो अगर आप आपकी ईएमआई थोड़ी सी बढ़ा देते हो, या तो आप कोई एक आध ईएमआई एक्स्ट्रा पार्ट प्रीपेमेंट करते हो, तो उससे आपकी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कम हो सकती है और जिसका लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट या इम्पैक्ट मिल सकता है। ठीक है सर, मतलब जो एक तरीके से कहा जाता है कि एक ईएमआई आप साल में एक्स्ट्रा दे सकते हैं या फिर ईएमआई का अमाउंट थोड़ा थोड़ा सा स्टेप अप कर सकते हैं, उससे आपका लोन जो है जल्दी चुक जाएगा। एक बार सबसे ना बेहतर तरीके से समझते हैं लोन रीस्ट्रक्चरिंग कब करनी चाहिए। सर बहुत से ग्राहक हैं ईएमआई में फंसे रहते हैं, लोन रीस्ट्रक्चरिंग उन्हें कब करनी चाहिए, किन डेट प्रोडक्ट्स में संभव होता है, और क्या इससे सर क्रेडिट स्कोर पर भी इफेक्ट पड़ता है कोई? देखिए ऐसा है कि एज फार एज लोन ट्रांसफर इज कंसर्न, उसमें जनरली स्पीकिंग होम लोन और पर्सनल लोन, ये 2 लोन में ही ज्यादातर लोन ट्रांसफर होता है। खास करके उसमें भी होम लोन में ज्यादा लोन ट्रांसफर होता है। रीजन बीइंग उसमें आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग जनरली ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू होम लोन, सॉरी एज कम्पेयर टू पर्सनल लोन या कार लोन। तो उसी वजह से आपको जो बेनिफिट मिलता है या आपको जो ईएमआई में सेविंग मिलता है, वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो अगर आपको जब भी एग्जिस्टिंग होम लोन शिफ्ट करने का डिसीजन लेना हो,
तो पहला चीज़ आपको ये देखना है कि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है। दूसरा चीज़ आपको ये भी देखना है कि आपका एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और अगर आप नए बैंक में लोन आपका शिफ्ट कर देते हो, तो नया बैंक आपको क्या रेट ऑफर कर रहा है। मेरी जनरली सलाह ये होती है हमेशा कि आप आपका एग्जिस्टिंग बैंकर के साथ पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निगोशिएट करवा दीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका सबसे कम कॉस्ट रहता है। बैंक आपको मामूली कुछ 5,000 या 10,000 प्लस जीएसटी का कन्वर्जन फी चार्ज करेगी, लेकिन वो प्रोसेस में आपको ना तो कोई डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, ना तो नए बैंक को कोई प्रोसेसिंग फी या लीगल वैल्यूएशन के चार्जेस देने पड़ेंगे, ना तो कोई गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एग्जिस्टिंग बैंकर को अप्रोच कीजिएगा, उसके साथ ही निगोशिएट करके वहीं पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा दीजिएगा। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग बैंक आपको जो भी मार्केट में एग्जिस्टिंग रेट चल रहा है वो रेट ऑफर नहीं कर पा रहा है, तो इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ शिफ्टिंग योर लोन टू अदर बैंक। अगर लोन हम लोग दूसरे बैंक में भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको ये 2-4 चीजें मतलब आपको उसके ऊपर ध्यान देना है कि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, और आपको डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट में सेविंग कितना मिल रहा है, और लोन ट्रांसफर के प्रोसेस में आपको कॉस्ट कितना आपको इनकर करना पड़ रहा है। तो एक अगर थंब रूल के हिसाब से बात करते हैं, तो अगर आपकी लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट 50 लाख से ज्यादा हो, और अब अगर आप लोन ट्रांसफर करके आपको मिनिमम 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा हो, तो ही लोन ट्रांसफर करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। नहीं तो नॉर्मली स्पीकिंग आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब भी लोन ट्रांसफर करते हो तो आपको एक कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। बैंक आपको प्रोसेसिंग फी या लीगल या वैल्यूएशन वो सब चार्जेस लगा देती है, प्लस आपको गवर्नमेंट को भी सर्टन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये सब कॉस्ट पे करने के बाद आपका जो सेविंग होता है, वो साइजेबल सेविंग अगर होने वाला रहेगा, तो ही आपको लोन ट्रांसफर करना एडवाइजेबल है। तो ही लोन ट्रांसफर करना आपको एडवाइजेबल है। सर एक बार आपके दो जो आपने थंब रूल बताए, एक बार आप इन्हें रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल। सो आपका एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग, जो अभी आपका एग्जिस्टिंग बैंक में अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, वो कम से कम 50 लाख या उससे ज्यादा होगा तो, और आप जो एग्जिस्टिंग बैंक से नए बैंक में लोन शिफ्ट करोगे, तो शिफ्टिंग प्रोसेस में आपका जो इंटरेस्ट रेट सेव होगा वो कम से कम 0.5% या उससे ज्यादा होगा, तो आपको लोन ट्रांसफर करना फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मेजर दो थंब रूल है, इन्हीं केसेस में आप जो है अपना लोन ट्रांसफर करने का सोचें, यानी कि रीस्ट्रक्चर उसे करने का सोचें, तो ही आपको फायदा मिल सकता है। इसके अलावा सर जो न्यू कस्टमर्स हैं, नए बोरोवर्स हैं, ग्राहक हैं, उनको लोन लेने के लिए अभी दिसंबर तक का वेट करना चाहिए? जिस तरीके का माहौल बन रहा है आरबीआई की तरफ से, रेपो रेट में कटौती होगी नहीं होगी, या फिर सर अभी ले लेना चाहिए? क्या फायदेमंद रहेगा उनके लिए? तो अभी आरबीआई रेट कम करेगी नहीं करेगी, ये आज की तारीख में बताना तो मुश्किल है। हालांकि माहौल तो ऐसा है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स तो बोल रहे हैं कि देर आर वेरी हाई चांसेस कि आरबीआई रेट 25 पैसा से शायद से कम कर सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू ग्रो द इकोनॉमी फर्दर। तो वेरी हाई चांसेस के आरबीआई रेट कम करवा देगी। लेकिन उसी भरोसे आप अगर आपका प्रॉपर्टी लेने का या लोन लेने का डिसीजन पोस्टपोन कर रहे हो, तो वो शायद से मतलब एडवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो आरबीआई रेट कम नहीं करती है, तो देन देर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू विल मिस द बस। मतलब आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो जिसके लिए आपको होम लोन लेना है, अगर वो आपका प्रॉपर्टी का भी आप डिसीजन पोस्टपोन कर रहे हो कि वो आरबीआई रेपो रेट कम करने के बाद मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा और उसके बाद में लोन ले लूंगा, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो प्रॉपर्टी शायद से आपको महंगी बाद में पड़ सकती है। और ड्यूरिंग द प्रोसेस आप अगर आज के तारीख में लोन ले सकते हो, तो आज लोन लेते समय भी आप एग्जिस्टिंग बैंकर के साथ निगोशिएट या बार्गेन कर सकते हो एज फार एज इंटरेस्ट रेट्स एंड प्रोसेसिंग फीस आर कंसर्न। तो मेरी सलाह ये होगी कि इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन आरबीआई टू रिड्यूस द रेपो रेट, अगर आपकी आज के तारीख में जरूरत है, लोन लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ले सकते हो। उसका दूसरा पार्ट ये भी है कि बिकॉज हम लोग वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन ले लेंगे, तो अगर मैं होम लोन की बात कर रहा हूँ, तो अगर वैसे भी अगर आरबीआई रेपो रेट कम करती है, तो एनी विच उसका इम्पैक्ट अपने को इमीडिएटली मिल ही जाएगा, क्योंकि वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे भी आपका आरबीआई का रेपो रेट से लिंक्ड रहेगा। ठीक है सर। सर इसके अलावा होम लोन पर बात हो रही थी पहले, जो मैंने आपसे सवाल किया था उसमें भी आपने बताया कि दो थंब रूल्स हैं, उनको देखते हुए ही आपको अपना लोन जो है ट्रांसफर कराने का सोचना चाहिए। सर होम लोन जो बोरोवर्स हैं उनके लिए वैसे टेन्योर कम करना बेहतर है, या फिर उन्हें ईएमआई कम करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए?
ईएमआई कम करने से भी ज़्यादा एडवाइजेबल ये है कि आप टेन्योर कम कर दो और आपकी ईएमआई कांस्टेंट रखो। उसके आपको दो फायदे होते हैं। एक तो आपका लोन जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि आपका टेन्योर कम रहेगा तो, और अगर आप ईएमआई कांस्टेंट रखते हो और उसको कम नहीं करते हो, वो आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जो रहता है वो जल्दी खत्म हो जाता है। और आप जैसे आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जितना जल्दी फास्ट एडजस्ट होते जाएगा, उतना आप जो हम लोग बैंक को इंटरेस्ट कॉस्ट पे करते हैं वो भी कम रहेगा। तो अगर आपको डिसीजन लेना है कि मैं ईएमआई कम कर दूं या मैं बैलेंस रिमेनिंग टेन्योर कम कर दूं, तो मेरी सलाह ये हमेशा यही रहेगी कि आप ईएमआई सेम रखो और रिमेनिंग टेन्योर कम करो। रिमेनिंग टेन्योर कम करना आपके लिए एक बेहतर डिसीजन हो सकता है लॉन्ग टर्म में देखें अगर। तो देखिए जितना प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाएगा वैसे आपकी ईएमआई जो है कम समय की हो जाएगी, कम टाइम तक आपको ईएमआई भरनी पड़ेंगे, इसलिए आपके लिए ये ज़्यादा फीजिबल ऑप्शन है। सर, एग्जिस्टिंग बोरोवर्स को अपनी ईएमआई कम करने के लिए क्या 3 इमीडिएट स्टेप्स हैं जो उठाने चाहिए आपके एडवाइस में? सो 3 इमीडिएट स्टेप्स अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती होनी चाहिए, जिसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। या तो एग्जिस्टिंग बैंक में आप बार्गेन करके वहां पे रेट कम करवा दो, जैसा हम लोग ने पहले थोड़ी देर पहले बात किया। और अगर एग्जिस्टिंग बैंक आपको कॉम्पिटिटिव रेट ऑफर नहीं कर रही है तो आप दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोन ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे बैंक में, जहाँ पे अगेन आपको वो दो थंब रूल ध्यान में रखना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन आपको ये है कि आप आपके एग्जिस्टिंग लोन में पार्ट प्रीपेमेंट कर सकते हो। तो जैसे आप पार्ट प्रीपेमेंट करते हो तो उससे भी आपकी ईएमआई कम हो सकती है। सर, पार्ट प्रीपेमेंट का भी कुछ एक ऑप्शंस होते हैं ना मेरे ख्याल से बैंक की तरफ से, कि पूरे टेन्योर में 1 या 2 बार ही करा जा सकता है पार्ट पेमेंट। सो अगर हम लोग होम लोन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स आज के तारीख में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखते। पहले आपको पार्ट प्रीपेमेंट करते समय चार्जेस या पेनल्टी भी लगती थी, लेकिन अभी आपको कोई भी चार्जेस या पेनल्टी नहीं है। तो आप जब भी जितना भी चाहे एग्जिस्टिंग होम लोन में पार्ट प्रीपेमेंट कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस या कोई भी पेनल्टी की पे करने की जरूरत नहीं है। सर, मतलब होम लोन में कितनी भी बार बोरोवर जो है पार्ट पेमेंट कर सकता है, कितने भी अमाउंट की वो बिल्कुल करना चाहते हैं। और सर, कार बिल्कुल, लोन में भी सेम है? लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आपका एग्जिस्टिंग अभी ये जो स्पेसिफिक नॉर्म है वो कभी कभी कोई कोई बैंक के साथ में थोड़ा सा डिफर होता है। तो बिफोर मेकिंग अ पार्ट प्रीपेमेंट आपको आपका एग्जिस्टिंग बैंक का कौन सा रूल है वो देखना है, और उसके लिए आपका जो बैंक ने आपको जब भी डिसबर्समेंट के पहले सैंक्शन लेटर दिया रहेगा, वो सैंक्शन लेटर में सब टर्म्स कंडीशन मेंशन किए रहेंगे, वो आपको रेफर करना पड़ेगा। सॉरी, आपका दूसरा सवाल था कुछ। जी सर, मैं पूछ रही थी कार लोन में भी इज इट सेम, कभी भी पार्ट पेमेंट कर सकते हैं या फिर उसमें कोई लिमिटेशन होती है? कार लोन में जनरली आपको जितना फ्रीली हम लोग होम लोन में पार्ट प्रीपेमेंट कर सकते हैं, बैंक उतनी अलाउ नहीं करती। रीजन बीइंग कार लोन आपको मिलता ही है जनरली 4, 5 या 6 या मैक्सिमम 7 साल के लिए, जो एज कंपेयर टू होम लोन काफी कम पीरियड या टेन्योर रहता है। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द बैंक्स आपको कार लोन में पार्ट प्रीपेमेंट अलाउ नहीं करती, और अगर कर भी देती है तो आपको बताती है कि आप फुल फोरक्लोजर कर लो, और उसमें फिर मोस्ट ऑफ द बैंक्स आपको चार्जेस भी लगा देती है। तो अगेन आपको एग्जिस्टिंग आपका जो भी बैंक रहेगा उसका जो भी टर्म्स कंडीशन रहेगा वो एक बार देखना पड़ेगा, वो एक बार देखकर आपको चलना पड़ेगा। वैसे सर, क्योंकि ईएमआई कम होने की बात हो रही है दिसंबर में, अगर इस तरीके की जो अनाउंसमेंट हो सकती है कि रेपो रेट कटेगा, लेकिन सर एक बार हम ये समझना चाहेंगे कि ईएमआई कम करने के सबसे इफेक्टिव 3 तरीके कौन से हैं? रेट कट या फिर बैलेंस ट्रांसफर या फिर पार्ट पेमेंट, जैसा कि आप बता रहे हैं, इनमें से क्या तरीका जो है उसको सबसे तेज असर देखने को मिलता है? सबसे तेज अगर हम लोग बात करते हैं तो इट विल बी पार्ट प्रीपेमेंट, क्योंकि आप जितना भी पार्ट प्रीपेमेंट आपके लोन अकाउंट में करते हो वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में एडजस्ट हो जाता है। तो मान लो अगर आपका 1 करोड़ का होम लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा और अगर आप 10 लाख का पार्ट प्रीपेमेंट कर रहे हो, तो आपका 1 करोड़ का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में से सीधा 10 लाख एडजस्ट हो जाएगा, और आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो 1 करोड़ से 90 लाख पे आ जाएगा। इन दिस केस आपका अगर एग्जिस्टिंग ईएमआई मान लो 1 लाख रुपया रहेगा, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप 1 लाख ही ईएमआई आपका उतना ही रखो, सो दैट आपका जो भी कोई एक्स्ट्रा आप ईएमआई पे कर रहे हो वो भी आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में एडजस्ट हो जाएगा, और आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग फास्ट नीचे मतलब एडजस्ट होते जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप जो बैंक को इंटरेस्ट कॉस्ट पे करोगे वो भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है सर, तो मतलब सभी लोगों के लिए एक क्लियर मैसेज है कि रेपो रेट कट होगा, ईएमआई आपकी कम होगी, लेकिन सबसे जो सर ने इफेक्टिव तरीका बताया वो ये है कि आप खुद से पार्ट पेमेंट जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, ताकि जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो तो आपका लोन अमाउंट जब कम होगा, ईएमआई खुद ब खुद बहुत जल्द आपकी खत्म हो जाएंगी।
चलिए, अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई व्यूअर्स जो है हमें सवाल भेजते हैं पासबुक शो के लिए खास करके, तो एक एक करके सभी के सवाल लेने की कोशिश रहेगी। सबसे पहले सवाल लेते हैं रीना माथुर का, जयपुर से इन्होंने हमें सवाल भेजा है। रीना जी कह रही है होम लोन ट्रांसफर कराने पर प्रोसेसिंग चार्ज कितना देना पड़ता है? सर कितना अमूमन प्रोसेसिंग चार्ज लग सकता है होम लोन ट्रांसफर पर? तो नॉर्मली होम लोन ट्रांसफर की बात करें तो बैंक आपको मैक्सिमम 5 या 10,000 प्रोसेसिंग फी चार्ज करती है। लेकिन प्रोसेसिंग फी एक चीज़ ऐसी है कि आप एग्जिस्टिंग बैंक मतलब जो नए बैंक में आप लोन ट्रांसफर करोगे वहाँ पे आप बार्गेन करके उसको जीरो भी कर सकते हो। तो आपको एग्जिस्टिंग नया बैंक कितना प्रोसेसिंग फी चार्ज कर रहा है वो आपको देखना है। और जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप वहाँ पे बार्गेन करके प्रोसेसिंग फी जो है वो जीरो भी कर सकते हो। आपको उसके अलावा जो भी कोई खर्चा या चार्जेस रहते हैं, फॉर एग्जांपल लीगल और वैल्यूएशन के चार्जेस रहते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन एटलीस्ट बैंक का जो प्रोसेसिंग फी आपको बैंक जो चार्ज कर रहे हैं वो आप निगोशिएट करके जीरो कर सकते हो। ठीक है, तो आपका नेगोशिएशन करने का जो एक तरीका है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने से कितना बैंक से जाके नेगोशिएट कर सकते हैं और अपने तमाम फीस को चार्जेस को कम करा सकते हैं। सुनील वर्मा के सवाल पर चलते हैं, गाजियाबाद से सवाल भेजा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। सुनील जी कह रहे हैं मेरा क्रेडिट कार्ड लोन जो है 1,20,000 का है, क्या इसकी जगह पर्सनल लोन लेना मेरे लिए सही फैसला होगा? सर आपकी क्या सलाह रहेगी इस पर? उनके लिए एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनका जो क्रेडिट कार्ड पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उनको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर पर्सनल लोन वो अगर सैलरीड है, वो अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उनको काफ़ी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर्सनल लोन भी मिल सकता है। और अगर पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका क्रेडिट कार्ड के ऊपर उन्होंने जो लोन लिया है उससे अगर कम रहेगा तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पर्सनल लोन का मतलब पर्सनल लोन लेके वो लोन क्लोज कर सकते हो, इनकेस अगर आपको क्लोज करना रहेगा तो। बट अगर आपको डिसीजन लेना है वो दोनों में से क्या करना चाहिए, तो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा वो आपको वो लोन मतलब लेना आपके लिए एडवाइजेबल होगा। ठीक है, तो आपको एक बार कंपेयर करके देखना चाहिए सुनील जी, उसके बाद आपको कोई भी फैसला लेना चाहिए। विश्वजीत पांडे पटना से सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मेरे कार लोन को 1 साल हुआ है, प्री पेमेंट करने का सही समय कब है? सर वैसे विश्वजीत के लिए भी और अमूमन जो भी लोग कार लोन लेकर चलते हैं, कब सर परफेक्ट टाइम होता है कि शुरुआती सालों में जब वो प्री पेमेंट करके अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे फटाफट से घटा सकते हैं ताकि ईएमआई कम बने, इंटरेस्ट कम देना पड़े? आप ही एक्सपर्ट हो गए अभी। आपने जो बताया वही सही जवाब है। क्योंकि शुरू में आप जब भी कोई भी लोन होगा, भले होम लोन होगा या कार लोन होगा, आप शुरू में जब भी ईएमआई भरते हो तो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दैट ईएमआई गोज टुवर्ड्स इंटरेस्ट, और वो टाइम पे आपका प्रिंसिपल एडजस्टमेंट बहुत कम रहता है। तो अगर आपको पार्ट प्रीपेमेंट करना ही है, या तो कार लोन में या तो होम लोन में, तो शुरू में अगर आप पार्ट प्रीपेमेंट करते हो तो आपके लिए वो फायदेमंद होता है। उसके 2 फायदे हैं, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जल्दी एडजस्ट हो जाता है और इवेंचुअली हम लोग बैंक को जो इंटरेस्ट कॉस्ट पे करेंगे वो भी काफी कम हो जाता है। ये सर मैं इसलिए बता पाई क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने भी कार लोन लिया था, अभी 4-5 साल पहले, और मेरा करीबन 7 साल का लोन था और काफ़ी टाइम बीत गया, काफ़ी साल बीत गए, उसके बाद मुझे लगा कि पार्ट पेमेंट करनी चाहिए। लेकिन जब देखा एग्जिस्टिंग जो बाकी अमाउंट बचा है तो फिर वो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं अगर उस समय में पार्ट पेमेंट करती। तब मुझे समझ आया कि शुरुआती सालों में जो है पार्ट पेमेंट करना ज़्यादा फायदेमंद किसी भी बोरोवर के लिए हो सकता है। चलिए, जैसे कि हमने सभी लोगों के सवाल लिए, ऐसे और लोग भी अपने सवाल हमें फटाफट भेज सकते हैं। देखिए तरीका बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाना है, PASS लिखकर, पास लिखकर अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के लिए नंबर है 9354027995। इस पर जवाब PASS लिखकर अपना सवाल भेजेंगे तो हमें आपका सवाल पासबुक शो के लिए तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। चलिए, सर के साथ चर्चा कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उससे पहले अब चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो हमें समझाएंगे कर्ज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। थैंक यू दिव्या। लोन लेने की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन किस तरह के लोन हैं जिनमें सबसे ज़्यादा रफ्तार देखी गई है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, चलिए करके आपको उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आप देख सकते हैं कि गोल्ड लोन 114% बढ़ गया है पिछले 1 साल में, मतलब सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच में अगर देखें तो गोल्ड लोन 114% बढ़ गया है यहाँ पर। इसकी वजह एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि गोल्ड के जो रेट हैं वो बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट हुए, बहुत तेज़ी से बढ़े थे। इस वजह से भी जो परसेंटेज ऑफ गोल्ड लोन है एक तरह से वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखता है। होम लोन की अगर बात करें तो 10.1% तक गोल्ड लोन होम लोन यहाँ पर बढ़ा है। उसके बाद FD के बदले जो लोन लिया गया है उसकी जो रफ्तार बढ़ी है वो 13.1
9% बढ़ी है। एजुकेशन लोन की अगर बात करेंगे तो 14% तक एक साल में यहाँ पर लोन बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। उसके बाद व्हीकल लोन यानी कि गाड़ी और बाइक्स वगैरह के लिए जो लोन लिए जाते हैं वो यहाँ पर 7.3% तक इसकी जो रफ्तार है वो यहाँ पर बढ़ी है। क्रेडिट कार्ड लोन की अगर बात करें तो 3.7% तक के परसेंटेज वाइज अगर देखें तो इसमें भी यहाँ पर इजाफा होता हुआ दिखा है। उसके बाद शेयर्स के बदले लोन लेने की जो रफ्तार है वो 3% तक एक साल में पिछले बढ़ी है। यानी कि अगर ओवरऑल अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो गोल्ड लोन लेने लोन लेने की जो रफ्तार है वो गोल्ड लोन में दिखी है। उसके बाद है आपका एजुकेशन लोन और एफडी के बदले जो लोन है वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। इस तरह के लोन्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये है इसकी पूरी जानकारी। ओवर टू यू दिव्या। ठीक है सर। तो शुक्रिया अभिषेक जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाया कि किस तरीके से किस कैटेगरी के लोन की जो है लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है, लगातार उनमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। गोल्ड देखें सबसे पहले, उसके बाद अगर एजुकेशन लोन देखें, एफडी के बदले लोन देखें। अब सर के पास चलते हैं। सर, ये जो 3 टॉप मोस्ट कैटेगरीज हैं, गोल्ड लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, साथ ही एफडी रखकर जो लोग लोन लेते हैं, एफडी गिरवी रखकर, सर इतनी ज़्यादा क्यों इसमें पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है इस कैटेगरी में? इसका रीज़न ये है कि ईज ऑफ गेटिंग द लोन। ये जो लोन है, हम लोग अगर गोल्ड लोन की बात करते हैं, लोन अगेंस्ट एफडी की बात करते हैं, तो आपको लिटरली सेकंड वर्किंग डे पे आपको डिसबर्समेंट मिल सकता है। तो जहाँ पे आपका फंड्स का अर्जेंसी रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग होम लोन या मॉर्गेज लोन की बात करते हैं तो वो प्रोसेस होते होते आपको कम से कम 12-15 दिन तो जाते हैं। एज अगेंस्ट दैट आप गोल्ड लोन या लोन अगेंस्ट एफडी की बात करते हैं तो आपको लिटरली 2 या मैक्सिमम 3 वर्किंग डे पे आपके अकाउंट में फंड्स जमा हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ द अर्जेंसी एंड ईज ऑफ गेटिंग द लोन, ये लोन प्रोडक्ट जो है वो काफी पॉपुलर हो गए। ठीक है सर। सर वैसे इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे लोन कंपैरिजन की। सर, लोन कंपैरिजन करते समय कौन से हिडन चार्जेस हैं जो ग्राहक जो है अक्सर भूल जाता है, ध्यान नहीं देता उन पर, लेकिन ध्यान देना बेहद जरूरी है? सो हिडन चार्जेस मतलब एज अ सेट के प्रोसेसिंग फी तो बैंक आपको अपफ्रंट बता देती है, लेकिन देर आर अदर चार्जेस लाइक लीगल वैल्यूएशन के चार्जेस रहते हैं। आप जब भी होम लोन या मॉर्गेज लोन रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से स्टेट में हो, आपको स्टेट गवर्नमेंट को भी सर्टन पेमेंट करना पड़ता है। तो आप डिसबर्समेंट लेने के पहले ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप आपके बैंकर से ये पूरी की पूरी जानकारी ले लेवे। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप बैंक आपको जब भी सैंक्शन लेटर देता है तो ये सब चीज़ें जो भी आपके जेब में से खर्चा होने वाला है, जो या तो बैंक के पास जाएगा या तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, लेकिन ये सब खर्चा या ये सब कॉस्ट वो सैंक्शन लेटर पे बैंक मेंशन करती है। तो आपको सैंक्शन लेटर पूरा पढ़ना ज़रूरी है, और अगर उसमें आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई दिक्कत आ रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बैंक को जाके पूछना चाहिए कि ये कौन सी कॉस्ट है या ये कौन से चार्जेस है जो मेरे को पे करने हैं। आप अगर इतनी क्लैरिटी आपके बैंकर से लेते हो तो हिडन चार्जेस है, हिडन कॉस्ट है, सच कुछ नहीं है। इट इज जस्ट दैट ईदर देर इज मिसकम्युनिकेशन और मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन बैंक की तरफ से नहीं होता है, या तो कस्टमर उसे बराबर से समझ में समझ नहीं लेता है, इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। बट अगर आपके सब चार्जेस और कॉस्ट सैंक्शन लेटर में बराबर से लिखे हैं और आप वो बराबर से पढ़ते हो तो देर आर नो हिडन चार्जेस एज सच। तो इन हिडन चार्जेस से आप बच सकते हैं। फिर आपको ऐसा अगर फील होता है बाद में कि आपके साथ धोखा हुआ है या फिर आपको किसी चीज़ से अनजान रखा गया है, लेकिन बेहतर है कि एज ए कस्टमर, एज एन अवेयर कस्टमर, आप खुद ही पहले सैंक्शन लेटर को बहुत ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि कहाँ पर किस चीज़ के चार्जेस अप्लाई हो रहे हैं जो आपको देने पड़ेंगे। सर, इसके अलावा क्रेडिट स्कोर अगर किसी का 650 से 700 के बीच में, विच इज़ आई गेस बिटवीन फेयर टू गुड, बहुत एक्सीलेंट भी नहीं है, बहुत पुअर भी नहीं है, सर ऐसा क्रेडिट स्कोर होने पर लोन की क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किसी भी बोरोवर के लिए? हाँ, बिल्कुल स्ट्रैटेजी हम लोग स्ट्रैटेजाइज करके भी कर सकते हैं। सो अगर मान लो 650 से 700 के बीच में किसी का सिबिल स्कोर रहेगा, विच इज कंसिडर टू बी लेट्स से एन एवरेज सिबिल स्कोर, मतलब बहुत खराब भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। लेकिन आज के तारीख में हर एक बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है वो आपका सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो अगर 650-700 के बीच में आपका सिबिल स्कोर रहेगा तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट रेट नहीं मिल पाएगा। आपको इंटरेस्ट रेट में प्रोबेबली 25 या 50 पैसा, मतलब 0.25 या 0.5% आपको शायद से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आपको अर्जेंसी नहीं है, मतलब मान लो आप होम लोन ले रहे हो लेकिन आप सिर्फ इन प्रिंसिपल सैंक्शन अभी ले रहे हो और आपको होम लोन मान लो 1 या 2 महीने के बाद लेना हो, ठीक है, तो आप आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। तो सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हो?
या तो आपका कोई क्रेडिट कार्ड रहेगा तो जस्ट मतलब आपको इतना इंश्योर करना है कि आप उसका पेमेंट टाइम पे कर रहे हो, या आपका दूसरा कोई लोन रहेगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि उसमें कोई भी ईएमआई डिले या डिफॉल्ट या ईएमआई बाउंस नहीं हो रहा हो। आप उतना अगर मतलब उतनी खबरदारी ले सकते हो तो आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। अगर आपके पास कोई भी लोन नहीं हो और ये लाइफ में पहली बार आप होम लोन ले रहे हो, तो आप ये चीज कर सकते हो कि आप कोई भी एक छोटा सा लोन ले सकते हो। जैसा कि हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा कि एफडी के सामने आप लोन ले सकते हो, जो आपको 2 या 3 दिन में मिलेगा, और उसका इमीडिएटली ईएमआई या इंटरेस्ट सर्विसिंग करना चालू कर दो। ग्राहकों के लिए और एक अच्छी चीज हुई है कि पहले सिबिल जो मतलब लीडिंग क्रेडिट ब्यूरो है, वो पहले हर 1 महीने के बाद आपका सिबिल स्कोर अपडेट करता था, और अभी वो 1 महीने से 15 दिन पे आ गया है। तो आप अगर ये स्टेप्स लेते हो तो आपका सिबिल स्कोर 15 दिन में ही इंप्रूव हो सकता है, और जैसे ही आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो सकता है आप इमीडिएटली डिसबर्समेंट ले सकते हो, ताकि आपको 0.25 या 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं हो। तो ये बेहद स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो है सर ने सुझाई है, जिसकी तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में, देखिए 10 से 15 दिन में अपना सिबिल स्कोर भी सुधार सकते हैं। चलिए कुछ और कॉलर्स के सवाल ले लेते हैं। शशांक सिंह का सवाल लेते हैं, कानपुर से इन्होंने सवाल भेजा है। कह रहे हैं क्या टॉपअप होम लोन पर्सनल लोन से सस्ता पड़ता है? सर हम आपकी थोड़ी सी इस पर और गहराई से राय चाहेंगे। सर टॉपअप लोन होता क्या है, और उसके बाद सर शशांक के सवाल का जवाब के कंपैरिजन में क्या सस्ता पड़ता है? सो टॉपअप लोन इज एज गुड एज अ पर्सनल लोन। उसमें सिर्फ यही फर्क है कि पर्सनल लोन इज गिवन विदाउट एनी सिक्योरिटी और कोलेटरल। आप जब भी बैंक से पर्सनल लोन बैंक जब देती है उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी या कोलेटरल नहीं रहती, लेकिन टॉपअप लोन जब भी आप बैंक आपको देती है तो उसके लिए प्रॉपर्टी इज ऑलवेज मॉर्गेज एज अ सिक्योरिटी और एज अ कोलेटरल। तो आप जब भी एग्जिस्टिंग होम लोन ले रहे हो आपको टॉपअप देती है, तो आपने होम लोन के लिए जो प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज रखी है, वही प्रॉपर्टी को बैंक एक्स्ट्रा लीवरेज करती है और उसके ऊपर आपको टॉपअप देती है। अगर हम लोग टॉपअप और पर्सनल लोन कंपैरिजन करें तो आपको ईएमआई और इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों फ्रंट पे टॉपअप लोन सस्ता। उसका रीजन ये है कि पर्सनल लोन में नो सिक्योरिटी नो कोलैटरल, और टॉपअप लोन में बैंक के पास सिक्योरिटी और कोलैटरल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पर्सनल लोन आपको मैक्सिमम 4 साल के लिए मिल सकता है, उसके अगेंस्ट टॉपअप लोन आपको 10, 12, 15 साल तक भी मिल सकता है। तो अगर मिसाल के तौर पे हम लोग 10 लाख के अगर टॉपअप लोन पर्सनल लोन की बात करें, तो 10 लाख पर्सनल लोन के लिए मान लो 4 साल के लिए आपका अप्रोक्सीमेटली ईएमआई आएगा 25-26 हजार के आसपास, या शायद से उससे ज्यादा भी आ सकता है। लेकिन यही चीज अगर हम लोग टॉपअप लोन लेते हैं तो उसका ईएमआई आपका 10,000 के आसपास आएगा। तो फॉर द सेम लोन बट डिफरेंट प्रोडक्ट, आप महीने में करीबन 15 से 16 हजार सेविंग कर सकते हो। इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके आपके लिए क्या सस्ता पड़ेगा सर ने बता दिया है। ममता त्रिपाठी का सवाल लेते हैं लखनऊ से। कह रही है एनबीएफसी का लोन जल्द प्रोसेस होता है, लेकिन इसे लेना कितना महंगा पड़ता है? सर इस पर आपकी क्या राय रहेगी? एनबीएफसी का लोन हम सब जानते हैं बहुत जल्दी फटाफट से कम डॉक्यूमेंटेशन में प्रोसेस होकर आपको लोन मिल जाता है, लेकिन सर किस हद तक महंगा ये पड़ सकता है? एक बार सर आप इस पर रोशनी डालिए। देखो, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बैंक और एनी एनबीएफसी एज सच, बट अगर मैं जेन करूं तो एनबीएफसी का लोन थोड़ा सा महंगा रहता है। उसका रीजन भी ये है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बात करें तो वो जब भी मार्केट में लोन ऑफर करती है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है दैट डिपेंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर हम लोग बैंक की बात करें तो बैंक का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रहता है वो हमेशा कम है, और उसी वजह से बैंक जो कस्टमर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है फॉर एनी काइंड ऑफ, वो हमेशा एनबीएफसी का कंपैरिजन में कम रहता है। और अगर एनबीएफसी की बात करें तो बिकॉज एनबीएफसी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा रहता है, ऑब्वियसली दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बट उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो जो कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं वो ज्यादा ही रहता है। अगर आपको अर्जेंसी रहेगी, जैसा आपने बताया कि एनबीएफसी जनरली लोन फास्ट प्रोसेस करते हैं और बैंक का प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है, हालांकि वो मतलब उसमें डिफरेंस जो रहेगा वो बहुत मार्जिनल रहता है, क्योंकि आजकल हर एक बैंक उतना ही इफेक्टिवली और एफिशिएंट प्रोसेस करते हैं। बट अगर हम लोग एनबीएफसी जनरली ज्यादा फास्ट प्रोसेस करके आपको डिसबर्समेंट जल्दी देता है ऐसा अगर प्रिज्यूम करते हैं, तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन द अर्जेंसी लेवल ऑफ द कस्टमर। अगर में 4 या 5 दिन में डिसबर्समेंट चाहिए तो शायद से एनबीएफसी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है।
और अगर आप बैंक तो शायद से बैंक आपका मतलब 10 या 12 दिन ले सकती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी अर्जेंसी लेवल क्या है। उसके लिए भी सॉल्यूशन ये है कि मान लो अगर आपकी अर्जेंसी लेवल है, आपको किसी भी हालत में 3 या 4 दिन में लोन चाहिए, तो आप अभी फॉर द टाइम बिंग एनबीएफसी से लोन ले सकते हो। आप सेम एनबीएफसी में आप 12 महीने क्लीन ईएमआई का रीपेमेंट रख सकते हो। और अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस वो एनबीएफसी का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है और सेम टाइम पे दूसरी बैंक्स अगर आपको कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है, तो मे भी 12 महीने के बाद आप लोन करने की या लोन ट्रांसफर करने के बारे में सोच सकते हो। अगेन वो जो 2 बेसिक थंब रूल हम लोग ने बात किया था, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 12 महीने के बाद आपके सोच सकते हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल है सर, एनबीएफसी से ही अभिषेक अग्रवाल ने पूछा इंदौर से, कहने हैं क्या कार लोन को एनबीएफसी से सरकारी बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है? सर क्या ये पॉसिबल है? मुझे लग रहा है इन्होंने एनबीएफसी से लोन ले लिया होगा, फिर इंटरेस्ट रेट ज्यादा जा रहा होगा, अभी सोच रहे हैं सरकारी बैंक में ट्रांसफर कर लें। सर क्या आपकी राय रहेगी? कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि कार अमाउंट एनी विच वेज मतलब रिलेटिवली छोटा रहता है अगर मैं होम लोन से अगेन कंपेयर करता हूं तो। और ये देखना है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम लोग जिसको बोलते हैं, कि अगर मैं कार लोन एनबीएफसी से कोई नेशनलाइज्ड बैंक में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरा सेविंग कितना हो रहा है, और वो प्रोसेस में मैं मेरे जेब में से कॉस्ट कितना बेयर कर रहा हूँ, या मैं बैंक को कितना चार्जेस पे कर रहा हूँ। तो अगर आपका जो सेविंग रहेगा वो चार्जेस के हिसाब से काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा, तो आप वो लोन शिफ्ट करने के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। ठीक है सर, चलिए बेहद इंटरेस्टिंग सवाल दर्शकों की तरफ से भी आए हैं। सर इसके अलावा एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, त्योहारों के समय आने वाले सर जो जीरो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शंस होते हैं, फेस्टिवल लोन ऑफर्स होते हैं, वो कितने जेन्युइन होते हैं? कस्टमर उन्हें किस तरीके से समझे? क्योंकि सर सुनने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, जीरो कॉस्ट ईएमआई है, कोई ईएमआई पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा हमारा। सर क्या इनमें फंसने से पहले, कह लूँ या फिर इन्हें ऑप्ट करने से पहले कुछ एक चीज़ें पैरामीटर्स ध्यान में रखने चाहिए? तो देखो, जीरो इंटरेस्ट रेट ऐसा कोई भी लोन नहीं होता। सी एंड ऑफ द डे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, भले बैंक रहेगा, एनबीएफसी रहेगा, लोन कस्टमर्स को लोन देना वो उनका बिजनेस है, और वो बिजनेस ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जीरो इंटरेस्ट रेट ऐसा लोन जो देते, दीज आर ओनली मार्केटिंग या सेलिंग जार्गन्स। ठीक है, अगर कोई बैंक जेन्युइनली आपको जीरो इंटरेस्ट रेट पे लोन ऑफर कर भी रही है, ऐसा अगर वो लोग क्लेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे दूसरा कोई कॉस्ट रिकवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एक ईएमआई अपफ्रंट ले लेंगे, जो आइडियली आपको 1 महीने के बाद देना होगा, वो 1 महीना पहले ही आपसे ले लेंगे। या तो वो आपसे भी ज्यादा चार्ज करेंगे, जिसमें वो उनका जो अदरवाइज इंटरेस्ट लॉस होता रहेगा वो रिकवर कर लेंगे। तो इंटरेस्ट रेट के बारे में जीरो कॉस्ट लोन ऐसा कोई एक्चुअली रहता नहीं है। मतलब एज आई सेड, दीज आर ओनली मार्केटिंग गिमिक्स। बैंक से आपसे वो चार्जेस या वो जो कॉस्ट रहेगा वो वसूल करती है। लेकिन आप अगर होम लोन की बात करें, तो ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन बैंक जनरली आपको डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जेन्युइन रहता है, क्योंकि उसमें देयर इज नो स्कोप ऑफ, मतलब बैंक कुछ ज्यादा उसमें फज अराउंड नहीं कर सकती, क्योंकि सैंक्शन लेटर के सब टर्म्स कंडीशन मेंशन हुए रहते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अभी जो भी कोई फेस्टिवल सीजन में बैंक आपको कोई डिस्काउंटेड रेट ऑफर कर रही है, तो आपका सैंक्शन लेटर में वो सब टर्म्स कंडीशंस क्लियरली मेंशन किया है बैंक ने, वो सिर्फ आपको देखना चाहिए, और वो अगर जेन्युइन रहेगा तो आप बिल्कुल ले सकते हो। और होम लोन के लिए फेस्टिव सीजन में जेन्युइनली आपको डिस्काउंटेड रेट पे मतलब लोन ऑफर कर देती है। ठीक है, डिस्काउंटेड रेट पर लोन मिल सकते हैं आपको, हालांकि जीरो कॉस्ट ईएमआई जैसा कुछ नहीं होता है, जैसे कि सर ने बोला कि वो आपसे वसूल लेते हैं जो भी उनका इंटरेस्ट उन्हें चाहिए किसी ना किसी तरीके से। सुनने में लुभावना लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सर हमारी बेहद ही इंटरेस्टिंग चर्चा हुई किस तरीके से अगर दिसंबर में जो एक माहौल बन रहा है आरबीआई की तरफ से रेपो रेट जो है कट होगा, उसको लेकर। सर अगर एक पीओवी में आपको और चाहूँगी एंड में कि अगर दिसंबर में रेपो रेट जो है कट नहीं होता है, तो फिर ग्राहकों की लोन स्ट्रैटेजी कैसे बदलनी चाहिए? अगर मान लो आरबीआई का रेपो रेट अभी फिलहाल कम नहीं करती है, तो आपका जो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो उतना ही रहेगा। एग्जिस्टिंग का अगर होम लोन चालू रहेगा, फॉर द टाइम बिंग मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि कस्टमर का एग्जिस्टिंग होम लोन चालू है, तो आपको पता है कि दूसरा कोई बैंक है जो आपको कोई अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है,
क्योंकि बैंक्स आर ऑल्सो इन द ऑफ मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन्स, और उनको हमेशा नए ग्राहक की तलाश में कोई भी नया बैंक रहता है। तो अगर आपका रीपेमेंट ट्रैक अच्छा है तो आपको ये देखना है कि दूसरा कोई बैंक है जो मेरे को एग्जिस्टिंग बैंकर से अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, तो इन दैट केस यू कैन थिंक अबाउट शिफ्टिंग द लोन, इवन इफ आरबीआई अगर रेपो रेट कम नहीं करती है तो भी। दूसरा चीज, अगर आपको नया होम लोन लेना है तो भी आप ये देख सकते हो कि अगर मान लो रेपो रेट कांस्टेंट भी आरबीआई रखती है तो भी मार्केट में कौन से बैंक्स है जो कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है, एंड डिपेंडिंग ऑन द रेपुटेशन ऑफ द बैंक, और जो भी कोई बैंक आपको सबसे बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता रहेगा वहां से आप लोन ले सकते हो, ना कि अगला 3 महीना वेट करो कि आरबीआई रेपो रेट कम करेगी उसके बाद में लोन लेंगे। क्योंकि मान लो 3 महीने के बाद भी अगर आरबीआई ने रेट कम नहीं किया तो आप क्या करोगे? मतलब अगर आपको लोन लेना है और बिना लोन लिए आप अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो आज नहीं तो कल आपको मतलब लोन तो लेना ही है, कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग एंड डिपेंडिंग ऑन आरबीआई टू टेक एक्शन, आप एग्जिस्टिंग आपके जो भी कोई ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज कर सकते हो, और यू कैन प्रोसीड। ओके, ठीक है सर बहुत बहुत थैंक यू। आज की चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े। पासबुक सेविंग शो में आपने बेहद ही बेहतरीन तरीके से बताया किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी फिलहाल बनाया। अगर लोन लेने की सोच रहे हैं तो लोन ऑलरेडी चल रहा है, खास करके जो लंबे टेन्योर के लोन्स होते हैं, होम लोन हो गया, उसमें किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर तरीके से पॉलिश करें, डेवलप करें, ताकि जो है बोरोवर है उसकी ईएमआई कम हो, साथ ही प्रिंसिपल अमाउंट भी कम होता हुआ उसको जल्द से जल्द नजर आए। थैंक यू सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो देखा आपने दिसंबर की एमपीसी बैठक लोन मार्केट के लिए बेहद ही अहम रहने वाली है। जैसे कि आपने आज की चर्चा में सुना, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड लोन, हर जगह सेविंग का बड़ा मौका छिपा है। बस सही रणनीति अपनाने की आपको जरूरत है। हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि कैसे बैलेंस ट्रांसफर, लोन रिस्ट्रक्चरिंग और स्मार्ट बोरोइंग आपकी जेब पर पड़ने वाला बोझ जो है कम कर सकती है। बस आपको ज़रूरी है पहले से ही सारी टर्म्स, कंडीशंस, सभी तरीके के चार्जेस को ध्यान से पढ़ना और एक स्मार्ट बोरोवर और एक स्मार्ट कंज्यूमर बनना। बाकी आपको और स्मार्ट बनाने के लिए पासबुक द सेविंग शो हर हफ्ते आता है। शो को देखते रहिए। आज की चर्चा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।